कर आप सभी को। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के बारे में। तो आप सभी बच्चे जानते हो एसएसटी में सबसे पहला जो चैप्टर है इतिहास के अंदर वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है। इस एसएसटी की बुक से रिलेटेड मैं लगभग 9 से 10 वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी एसएसटी में कवर करूंगा। इंपोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप मेन पॉइंट को याद करके और समझ के आप पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में राजतंत्र और सामंतवाद को मजबूत किया गया। कहने का मतलब ये था कि यूरोप के अंदर जो राजाओं की जो मनमानी चल रही थी, जो राजाओं ने देश पे अपना अत्याचार कर रखा था, अपने आप को सब कुछ मान बैठे थे, उन चीजों को धीरे धीरे खत्म करा गया। जनता में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। तो वहाँ की जो जनता थी यूरोप की, उनमें स्वतंत्रता की भावना आने लगी। हर देश चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले। वहाँ के जो नगरवासी है, वहाँ की जो जनता है, वो भी चाहती है कि जो राजा महाराजा अपनी तानाशाही चला रही है वो ना चले। समानता और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। समानता मिले कि भेदभाव ना करा जाए, वहाँ की जो जनता है उन्हें समान अधिकार दिए जाए। राष्ट्रवाद की भावना और अपने देश से प्रेम की भावना हो, वहाँ की जो जनता है अपने देश को समझे। और जो तानाशाही चली आ रही है, जो राजा है, जो वहाँ की जो राजा है, जो नेता है, वो अपने आप को सब कुछ मानते थे, ऐसा ना हो। 1830 ईस्वी की क्रांति ने फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित करा। ये सभी देशों ने सोचा कि हम अपने देश को आज़ाद कराने। तो आज़ाद कराने के दो तरीके होते हैं। यदि उस देश पे किसी दूसरे देश ने आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर रखा है तो उसे आज़ादी दिलाना। जैसे हमारा भारत था, हमारे भारत पे अंग्रेजों ने काफ़ी सालों तक, 200 सालों से लगभग 400 सालों तक, ये 350 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पे आके राज करा, लेकिन उन्हें भगाना पड़ा। तो एक इस प्रकार की आज़ादी होती है। दूसरा, अगर यहाँ की जो राजा है यदि वो तानाशाही बन जाए, वो जनता पर अत्याचार करे, उन राजाओं को हराना, उन्हें उनके पद से हटाना, उस प्रकार की चीजों को हटा राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित करा गया। मध्यम वर्ग, छात्र, बुद्धिजीवियों और मजदूर वर्ग ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, अपने देश से प्रेम की भावना है, इसे मध्यम वर्ग ने, छात्र ने, बुद्धिजीवियों ने और मजदूर वर्ग ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, इन चीजों को बढ़ाया। बुद्धिजीवियों को कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छे अपने विचार रखते हैं सामने समाज में। मध्यम वर्ग जानते हो, मिडिल क्लास, हम सभी मध्य वर्ग में आते हैं ना, और छात्र हैं। तो इन्होंने क्या करा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। क्यों हुआ ये ऐसा, ऐसी नौबत आई तो क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निरंकुश शासन। निरंकुश शासन मतलब जानते हो तानाशाही, ठीक है, और आर्थिक संकट, औद्योगिकरण, इन चीजों के लिए निरंकुश शासन मतलब है शासन ऐसा हो कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाए वो ही देश में राज करे और वही कुछ नया कानून पॉलिसी बनाए उसके बारे में, ठीक है। और साथ में आर्थिक संकट कि जब राजा महाराजा अपने आप को सब कुछ मान बैठे तो जनता पे तो अत्याचार करती है, साथ में जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। उद्योगीकरण, उद्योगीकरण मतलब कि कोई व्यापार नहीं हो पाता है, कोई उद्योग नहीं लग पाता है, मशीनें नहीं लग पाते जिससे कि रोजगार मिल सके जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति रहते हैं। उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ। जोसेफ मेचनी आदि के विचार, अब ये कौन है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जोसेफ मेजनी इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। जैसे अपने भारत में हम कुछ नेताओं के नाम याद रखते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, है ना, और उसी प्रकार से विदेशों के अंदर भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता हुए हैं। तो ऐसे एक नाम है जोसेफ मेजनी, इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। उनकी पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, फोन है ना, ये वीडियो में आपको उनकी पिक्चर आप देख पा रहे हो। आगे हम जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन बनाया। किन्होंने बनाया? जोसेफ मेजनी ने। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी जो देश है ना वो आज़ाद होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, ना तो किसी विचारधारा का गुलाम होना चाहिए, ना ही वहाँ की जो राजा महाराजा ने उसे गुलाम कर रखा है वो। वे राजतंत्र के विरोधी और लोकतंत्र के समर्थक थे। राजतंत्र मतलब जानते हो, जो राजा का जो तंत्र चल रहा है, राजा ने जो अपना
मनमानी कर रखी है जनताओं पर, उसके विरोधी थे, वो चीजें ना हो। लोकतंत्र के समर्थक थे। लोकतंत्र जानते हो, जनता के द्वारा जो तंत्र चुना जाता है, जो देश चुना जाता है, जिसमें चुनाव होते हैं, वोट डलते हैं और उसके द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, तो उसके वो समर्थक थे। उनके विचारों ने यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दिशा दी। किसने दिशा दी? अभी मैंने आपको बताया, देख सकते हो आप पिक्चर आप इसकी, ठीक है ना, जोसेफ मेजनी ने। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। तो बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ना। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं। सभी आंदोलनों का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता था। जितने भी देश थे ना, इन सभी का जो उद्देश्य था वो यही था कि अपने देश में हमें स्वतंत्रता मिले, राष्ट्रीय एकता मिले, अपने देश का ज्यादा नाम हो, जाना जाए। विदेशी शासन और साम्राज्यवाद का विरोध किया गया। ये अभी इन्हीं के ऊपर, सभी टॉपिकों के ऊपर डिटेल से वीडियो आएगी। सिर्फ ये आपको इतना बताया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, जो मेन मेन बातें आप समझ जाओ और इन बातों को आप याद कर लो और पेपर में, अपना पेपर में अच्छे से लिख सको। विदेशी शासन और साम्राज्यवाद का विरोध करा गया। भाषा, संस्कृति और इतिहास को राष्ट्र की पहचान माना गया। युवाओं और छात्रों और बुद्धिजीवियों की सक्रिय भूमिका रही। जाइए, कोई भी देश जब अच्छा बनता है या गुलामी से आज़ादी पाता है, तो उसमें युवाओं की, छात्रों की और बुद्धिजीवियों की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई आंदोलनों को असफलता भी मिली, पर राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। भारत में राष्ट्रवाद, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1919 तक, 18 तक, तो उसका हमारे पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। एक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, एक आंदोलन असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था। उनकी विचारधाराओं के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ था। इस प्रकार का युद्ध हुआ था। जमीन के अंदर सैनिक होते थे जो आधे जमीन के अंदर होते थे और आधे बाहर होते थे, और दूसरे देश पर जो हमला हो रहा है उन पर करते थे। आ रही होगी वीडियो समझ में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 से भारत में आर्थिक बोझ बढ़ा, करों में प्रभाव पड़ा, उससे करों में वृद्धि हुई, जितने टैक्स थे वो और ज्यादा हो गए, महंगाई बढ़ी और बेरोजगारी फैली। किससे? प्रथम विश्व युद्ध से। प्रभाव बता रहे कि पूरी दुनिया में क्या हुआ कि आर्थिक बोझ बढ़ा। आर्थिक बोझ का मतलब ये है कि जो पूरा देश था, भारत के अंदर जो भारत है, वहां पर जिम्मेदारी बढ़ गई। जिम्मेदारी मतलब जो पैसा है वो उतना पैसा नहीं रहा जितना पहले होता था। करों में वृद्धि होगी, टैक्स बढ़ा, टैक्स का पैसा बढ़ा, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी फैली। रोलर टैक्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सही बच्चे जानते हो ना। तो जलियांवाला बाग आप जानते हो अमृतसर पंजाब में हुआ था। उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल से वीडियो आ जाएगी कुछ दिन बाद। खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में शुरू हुआ था। इससे फायदा क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो आपस में एक होने लगे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी ने चलाया था। क्या उद्देश्य था इसका? यही था कि हम अंग्रेजों की किसी भी चीजों का हम सहयोग नहीं करेंगे, उनके बनाए हुए कानूनों का, उनकी चीजों का उपयोग हम नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक है ना। तो देख सकते हैं उस समय की पिक्चर है, इमेज है। असहयोग आंदोलन के 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने सारी इसकी जिम्मेदारी संभाली। विदेशी वस्तुओं, विद्यालयों, निर्यातों को बहिष्कार करा गया कि ना तो विदेशी वस्तुएं हमारे भारत में इस्तेमाल करी जाएगी, ना ही विदेशी विद्यालयों का इस्तेमाल करा जाएगा, और ना ही निर्यातों का विषय ना जो कोट होता है। स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया गया। भारत की बनाई हुई चीजों को हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, खादी को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विचारधाराएं आई, उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी और गांधी विचारधारा। एक है नमक सत्याग्रह, सुना होगा। महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि अंग्रेजों ने जो नमक पर था वो टैक्स लगा रखा था, उन्हें तोड़ने के लिए। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये किया गया था। नमक पर ब्रिटिश एक अधिकार का विरोध किया गया कि अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे नमक पर क्या लगा रखा था? टैक्स लगा रखा था, उसे हटाने के लिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस आंदोलन से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू हुआ। जन आंदोलन का मतलब यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। जो हमारे देश के जो
नागरिक हैं वो एक दूसरे से मिलने लगे और आंदोलन को बढ़ावा देने लगे। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी अपनी बातों को रखते थे उनकी विचारधाराओं से इंसान जुड़ने लगे। महिलाओं, किसानों और मजदूरों की बड़ी भागीदारी रही। तो उसमें सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन से एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं होता है, पूरी जनता का, समूह का, ग्रुप का होता है। तो महिलाओं ने, किसानों ने और मजदूरों की बड़ी भागीदारी इसमें रही। देख सकते हो उस समय के ये इमेज है, ठीक है, महात्मा गांधी के आंदोलन की, जब नमक आंदोलन था उस समय की। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी वीडियो, इस वीडियो ने आपको बेनिफिट दिया होगा। तो यदि आपको थोड़ी सी नॉलेज अच्छी लगी और आप चाहते हो कि इसी तरह की मैं एसएसटी की और सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने लाता रहूं और आपको समझाऊं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।